माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की प्रस्तुति। जय हिंद बच्चों, मैं श्रद्धा चौहान आज आपका 10th का टॉपिक कवर अप करने वाली हूँ जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक देखा था। अब जो हमारा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और जो डेरिवेशंस होते हैं, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ही नाम पर ये लॉ को समझाया था। उन्होंने पहली चीज़ ये बताई थी कि जो करंट होता है, जो अभी हमने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इट मीन्स हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ये जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हमने पहले भी देखा था कि करंट क्या होता है। करंट इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट हमने देखा था फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब अगर कोई भी कंडक्टर में से चार्जेस का फ्लो होगा, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसमें से क्या चीज़ जनरेट होगी? करंट जनरेट होगा। इसमें बोला गया जो करंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स में जितना भी डिफरेंस होता है वोल्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पढ़ चुका है जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो ओम्स लॉ में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल V के। इट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V, जहाँ पर I जो है करंट को डिनोट कर रहा है और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। अब हमारा यहाँ पर आया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो करंट है उसको मैं इसके अपॉन में लेकर चली आऊँगी। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ये जो करंट होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के अपॉन में चले आता है। और इसी प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। इसके बाद अगर हम इसको लेटर्स में डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस का हो जाएगा हमारा R, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा V और जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा I। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R हमने क्यों लेके रखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना था और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमने क्या लेके रखा हुआ है? इक्वल्स टू। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल्स टू जब भी हम लगाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाता है और वो कांस्टेंट मैंने क्या लेके रखा हुआ है? R, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो अब अगर मुझे ग्राफ देखना है तो मैं रेजिस्टेंस का ग्राफ किस तरीके से देखूंगी? ये हो गया हमारी y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है O। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। करंट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? I से। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि R क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। V जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो I होता है वो होता है हमारा करंट। तो यही ओम्स लॉ में बताया था उन्होंने कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर उन्होंने एक कांस्टेंट ले लिया जो कि है रेजिस्टेंस का R और इस तरीके से उन्होंने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ बताया कि अगर करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होते रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी रुकावट जब भी होती है, अगर मान के चलिए अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है और अगर करंट फ्लो होने में अगर कोई भी रुकावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करूंगी तो अगर कोई भी रुकावट हो रही है करंट फ्लो करने में, मान के चलिए कि अगर हमारा वायर जो है वो बहुत पतला है तो करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, तो वही जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अगर कोई भी करंट है, अगर वो किसी वायर से या किसी भी कंडक्टर से अगर वो फ्लो कर रहा है और उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, मतलब जो भी रुकावट आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। और अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट देखूंगी तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस लेटर से। ये इसका डोनेटिंग साइन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। इट मीन्स पहला हमारा जो फैक्टर आता है वो होता है नेचर ऑफ वायर।
इट मीन्स हम किस प्रकार का वायर को यूज़ कर रहे हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि अगर अच्छा वायर होगा तो करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो करेगा। अगर वायर की जो क्वालिटी है, इट मीन्स वायर का जो मटेरियल है, नेचर में हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल किसी भी कंडक्टर का, अगर किसी भी कंडक्टर का मटेरियल अच्छा है तो करंट ईजिली फ्लो होंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईजिली फ्लो होंगे। और अगर वायर का मटेरियल ही बेकार है तो करंट का जो फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये चीज़ बता रहा है पहला टॉपिक। सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर में क्या बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस है, इट मीन्स जो आर है, रेजिस्टेंस वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा। इट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, और लेंथ को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एल से। इट मीन्स अगर वायर की अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावट आ रही है, वो भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती होंगी। थर्ड पॉइंट होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट मीन्स इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट मीन्स अगर वायर है, वायर का अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो जो करंट फ्लो है वो इजीली फ्लो हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम। इसमें उल्टा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होगा, सीधा होगा। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एरिया को अगर हम बढ़ा दें, अगर वायर का एरिया बढ़ा है तो रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट होती है करंट फ्लो करने में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर एरिया कम कर देंगे, अगर बहुत ही पतला वायर है, अगर वायर पतला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में दिक्कत होगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम किसी भी वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम वही टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक वायर है जिसका टेम्परेचर अगर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। अब जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इट मीन्स इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मतलब जो रुकावट होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये हमने पढ़े इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कि क्या क्या फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ वायर, किस तरीके का हम वायर ले रहे हैं। अगर अच्छा मटेरियल है तो रेजिस्टेंस कम होगा। फिर हमने सेकंड फैक्टर देखा था कि जो लेंथ है, अगर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखा था एरिया, इसमें इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लास्ट जो फैक्टर था वो था टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में। अभी हमने रेजिस्टेंस में भी क्या पढ़ा था कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस में या फ्लो ऑफ करंट में, रेजिस्टिविटी भी हमें यही चीज़ बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वायर है और उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस होने में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये एक यूनिट लेंथ में और एक यूनिट एरिया में कवर अप किया जाता है। इट मीन्स हमारे पास अगर कोई भी एक वायर है जिसका यूनिट लेंथ है, हमारे पास यूनिट लेंथ, इट मीन्स उसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, और उसका एक यूनिट, यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ पे उसकी एक यूनिट लेंथ होगी और उसका एक प्रॉपर एरिया होगा। तो उस यूनिट लेंथ में और उस प्रॉपर एरिया में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या तो फिर इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट मीन्स एक यूनिट लेंथ में
एक यूनिट एरिया में जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो भी बिल्कुल सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ वायर के। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है, एक कोई भी अगर हमने कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया है उसमें रेजिस्टेंस का होना उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। इट मीन्स अभी हमने पहले देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी, ये एक हमारे पास हो गया एक कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल इट मीन्स इसमें से क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, जो चार्जेस है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल में क्या चीज़ होना, रेजिस्टेंस का होना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ये हो गया हमारा रेजिस्टर। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, इट मीन्स उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट उसमें आ रहा है, और उस कंडक्टर में क्या होना, रेजिस्टेंस होना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टर। इसके बाद जो हमारा रेजिस्टर है उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और सेकंड हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार से होगा, सीरीज इन द सेंस सीधे सीधे। मतलब यहाँ पर अगर हम हो गया पहला रेजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस पूरे कंडक्टर को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी बैटरी आ जाएगी, तो यहाँ पर अगर हमारा रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। इट मीन्स अलग अलग रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं, मतलब इसका अगर मैं टोटल निकालूंगी तो वो किस टाइप से आएगा, RS। S क्यों लेके रखा हुआ है मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज, इट मीन्स सीधे सीधे। तो RS क्या निकल के आ जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। इट मीन्स RS जो होगा वो इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ये होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें जितना भी करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल बराबर करंट फ्लो होगा, जितना करंट R1 में फ्लो होगा उतना ही करंट R2 में, उतना ही करंट R3 और उतना ही करंट R4 में फ्लो होगा। इट मीन्स सारे ही रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन अभी हमने क्या बताया, कॉम्बिनेशन इन सीरीज में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है। तो RS जो होगा इसका करंट सबसे ज़्यादा होगा, RS का जो करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू R1, R2, R3 और R4। अब इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा तो वो हम कैसे डिनोट करेंगे, V से। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करूँगी तो V क्या निकल के आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इट मीन्स R1 रेजिस्टेंस में V1 पोटेंशियल होगा, R2 रेजिस्टेंस में V2 पोटेंशियल, R3 रेजिस्टेंस में V3 और लास्टली R4 रेजिस्टेंस जो होगा उसमें V4 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। जो पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल V से, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा उतना ही रेजिस्टेंस फ्लो करेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। अगर R कम होगा तो V भी कम होगा, और अगर V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके और उसमें किस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है और किस प्रकार का करंट फ्लो कर रहा है ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया। कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, अभी हमने सीरीज में देखा था रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, अब हम पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ये होता है हमारा पैरेलल में कनेक्शन। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3। अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगी तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, RP। P यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है P। RP इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इट मीन्स ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसमें पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जो RS था वो उसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो कर रहा था और इसमें कम करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल वाले में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कम फ्लो होगा और जो इसके R1, R2, R3 है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V। तो ये क्या हो जाएगा, V1
प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4। इसका मतलब R1 में जो करंट फ्लो हो, R1 में जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V1। इट मीन्स R1 रेजिस्टेंस में V1 पोटेंशियल होगा, R2 रेजिस्टेंस में V2 पोटेंशियल होगा, R3 रेजिस्टेंस में V3 और R4 रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V4। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं इसके करंट की बात करूं तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाता है, जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेजिस्टेंस के। इट मीन्स इसमें उल्टा होगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स करंट जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R के। तो ये होता है इसमें करंट का। करंट जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं करंट को पैरेलल सीरीज में दिखाऊंगी तो करंट कैसा हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड प्लस I4। तो इस तरीके का करंट जो है वो फ्लो करता है इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी चीज़ गर्म हो जाना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उन्होंने क्या समझाया है कि अगर कोई भी कंडक्टर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक, जैसे कि अगर हम फ़ोन को बहुत देर तक अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, बहुत देर तक अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या होने लग जाएगा, वो जो कंडक्टर है वो गर्म होने लग जाएगा। इस टॉपिक में यही समझाया गया है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है बहुत देर तक तो वो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करूंगी तो हम उसको H लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में उन्होंने क्या बताया है, जो भी कंडक्टर है उसमें जितनी भी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर के और उसके रेजिस्टेंस के और उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और उसमें हीट जनरेट हो रही है H, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I स्क्वायर के इंटू R के। इट मीन्स अगर कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर के। करंट का स्क्वायर मतलब जितना हीट बढ़ेगा उसका डबल करंट बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया है जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के। आर मतलब हमने क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। मतलब अगर हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं वो भी बढ़ेगा। और थर्ड जो उन्होंने बताया जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। तो मतलब अगर हीट बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा। यहाँ पर हम बता देते हैं जो H है वो क्या डिनोट कर रहा है, हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। जो I है वो हमारा क्या होता है, करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इट मीन्स कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में। उसके बाद जो R है, R क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस, मतलब कितना ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है। और जो लास्ट है T, तो T क्या होता है हमारा, टाइम। तो ये उन्होंने बताया था जूल्स लॉ में। ये इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हो गया हमारा जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। इट मीन्स जैसे कि हमारे घर में वाटर हीटर होता है, वाटर हीटर हो गया जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये इसी पे डिपेंड करती हैं। मतलब जैसे जैसे हम उसमें ज़्यादा बहुत देर तक अगर हम प्रेस करेंगे कपड़ों पर तो वो क्या हो जाएंगे, आयरन जो होती है जो प्रेस होती है वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। अगर हम वाटर हीटर है, अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म जब भी हम करते हैं तो वाटर हीटर बहुत देर तक अगर वो चालू है तो वो क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। इट मीन्स ये सभी चीज़ें इसी लॉ पर डिपेंड करती हैं। सारी की सारी में सेम प्रिंसिपल आता है कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी कंडक्टर है और उसमें अगर करंट फ्लो करना चालू किया है तो वो क्या होने लग जाएगा, हीट उसमें आने लग जाएगी। इट मीन्स वो जो कंडक्टर है वो गर्म होने लग जाएगा। तो ये होगा इसके एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, मेन जो स्विच होता है वो हमारा होता है पावर स्विच। इलेक्ट्रिक पावर में ये चीज़ बताई गई है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो
यूज़ की जा रही है पूरे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट मीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे सर्किट में, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं P से। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर जिसकी वैल्यू होती है V इंटू आई। अब हम P क्या हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। V हम एक चीज जानते हैं, V क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। I हम जानते हैं कि I क्या होता है हमारा, करंट। तो पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V इंटू आई। इसके बाद अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगी तो हम सभी लोग जानते हैं कि V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर। तो यहाँ से मैं V की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हमने क्या रख दी है, I इंटू आर। तो यहाँ पे हो गया I इंटू आर और यहाँ पर हमारे पास क्या था, इंटू I। तो यहाँ पर मैं I इंटू आई, अगर दोनों I का मल्टीप्लीकेशन करूँगी तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I स्क्वायर इंटू आर। ये हो गई हमारी P की वैल्यू। इस इक्वेशन से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगी तो इस इक्वेशन से I की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर हमारे I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन का R। अगर इस इक्वेशन में मुझे P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पर अगर मुझे I की वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर मैं क्या रख सकती हूँ, V का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, I स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये इक्वेशन है हमारी P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पूरा हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर मतलब कितना एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव कर रही है, कितनी कंज्यूम की जा रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और ये होता है इसका डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट। ये होती है इसकी SI यूनिट जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हमारे घरों में यूज़ की जाती है, उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी यूज़ होता है, तो घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो गई हमारी एनर्जी, हमें क्या निकालना है, कितनी एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। तो जिसका फॉर्मूला होता है पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। अभी हमने इसके पहले पढ़ी थी। तो पावर इनटू टाइम। अब अपन को अगर टाइम को डिनोट करना तो हम टाइम काय में लेते हैं, सेकेंड्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा इन सेकेंड्स अपॉन 1000। तो ये होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, मतलब कितनी पावर यूज हो रही है इनटू कितने टाइम में वो पावर यूज हो रही है अपॉन का 1000। हम जानते हैं इससे पहले अभी हमने देखा था कि जो P होता है वो क्या होता है, V इंटू आई, जहाँ पर V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है, करंट। तो यहाँ पर हम P की पावर की वैल्यू रख देंगे जो कि क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर की जगह पे हम क्या रख देंगे, V इंटू आई इंटू वहाँ पर हमारा क्या है, टाइम। टाइम को हम कैसे डिनोट करेंगे, T अपॉन 1000। तो ये हो गई हमारी एनर्जी। एनर्जी इट मीन्स E इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन का 1000। तो ये होता है हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट, और T क्या हो गया, टाइम, कितने टाइम में यूज किया जा रहा है। इस पूरे को हम कैसे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से। लास्ट टॉपिक है हमारा फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है, आप लोगों ने बहुत टाइप के बल्ब देखे होंगे। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, एक वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूज। अब क्या होता है, कभी भी अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाता है या बंद हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि बल्ब के अंदर जो कि एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब जो वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, राउंड सा शेप का होता है, वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। अब वो कैसे खराब होता है, जैसे कि अगर कोई भी एक बल्ब है वो जल रहा है, इट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है। अब जब उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, इट मीन्स उसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर करंट की मात्रा
अगर करंट का अमाउंट जो है अगर वो बढ़ जाए या फिर कभी कभी वो कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। यही होता है पूरे फ्यूज़ में। इट मीन्स अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा करंट तो भी क्या हो जाएगा, बल्ब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसको ज़्यादा गर्म होने के कारण वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा और इसी से क्या हो जाता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घर में वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होता है तो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो काफ़ी डिम हो जाती है, काफ़ी कम लाइट हो जाती है, तो उस कारण से भी फ्यूज़ हो जाता है। तो ये सब अभी हमने पढ़ा फ्यूज़ में। ये था हमारे आज पूरे वीडियो का, जिसपे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जो मेन टॉपिक था डेट इज ओम्स लॉ, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ा और उसके बाद हमने उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कि पावर कैसे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ा था कि घरों में कितना पावर यूज़ किया जाता है, उन सभी के हमने एसआई यूनिट देखी थी। इसके बाद हमने देखा था हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घरों में कितना पावर और कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की जाती है। लास्टली हमने देखा था कि फ्यूज़ क्या होता है। तो ये सब था हमारे इस चैप्टर में जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न